प्रिय विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी जिज्ञासा विथ ओपी सर चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, कल आपका संख्याओं का प्रकार हो गया था। आज छोटा सा एक टॉपिक बचा है बेसिक में, अंकों के मान। ध्यान से देखिएगा, अंकों के मान। अंकों के मान पर के बाद हम लोग आएंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं अंकों के मान। वैल्यू ऑफ डिजिट। देखिए, अंकों के मान, सबसे बात पहले आती है कि अंकों के मान कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं। 2 होते हैं। और पहला देखिए, ध्यान से सभी लोग देखिएगा, पहला क्या होता है और दूसरा क्या। पहला जो अंकों का मान होता है, पहले को हम क्या बोलेंगे, वास्तविक मान। वास्तविक मान, या हम इसी को कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, जातीय मान। कई नाम है इसके हिंदी में, जातीय मान। या इसी को हम बोलते हैं शुद्ध मान, शुद्ध। या इसी को बोलते हैं अंकित मान। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, अंकित मान। यानी वास्तविक मान भी कह सकते हैं, जातीय मान भी कह सकते हैं, शुद्ध मान भी कह सकते हैं, और अंकित मान भी इसको कहा जाता है। इंग्लिश की बात करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो हम क्या कहेंगे, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू। और या इसी को हम देखिए, ध्यान से देखिएगा, रियल वैल्यू भी बोलते हैं, रियल वैल्यू। और दूसरा जो हमारा है वह है स्थानीय मान। स्थानीय मान, यानी हम इसको प्लेस वैल्यू कह सकते हैं, प्लेस वैल्यू। या इसी को बोलते हैं लोकल वैल्यू। अब ध्यान से देखिएगा कि वास्तविक मान या जातीय मान या शुद्ध मान या अंकित मान, फेस वैल्यू या रियल वैल्यू हम किसे कहते हैं। देखिए, नाम से ही पता है। अब देखिए, वास्तविक मान, वास्तविक शब्द लगा हुआ है या जातीय शब्द लगा है। जाति यानी जिस कभी बदलती नहीं है। वास्तविक यानी वास्तव में, जो वास्तव मान है। यानी अगर हम परिभाषा की बात कहें तो सुनिएगा ध्यान से, कि किसी भी संख्या में प्रयुक्त, किसी भी संख्या में प्रयुक्त अंकों का वह मान जो अपने स्थान विशेष के कारण बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है, सदैव एक ही बना रहता है, एक सा बना रहता है, उसे वास्तविक मान हो, वह उसका वास्तविक मान कहलाता है। जैसे देखिएगा, अगर हम लिखें 3 4 5 3 2 1 और हम इसमें पूछें कि बताइए इस 3 का मान क्या होगा, वास्तविक मान क्या होगा, तो वास्तविक मान आप 3 ही बताएंगे। और यदि इस 3 का हमने वास्तविक मान पूछ लिया तब भी 3 होगा। यानी इसका स्थान बदला है, यहाँ अलग स्थान है, यहाँ अलग है, फिर भी दोनों का वैल्यू 3 ही होगा। वास्तविक मान इसी को कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, और एक क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हमने लिखा 4 5 6 और फिर यहाँ 5 आ गया। अब अगर इस 5 का हम अगर वास्तविक मान पूछें आपसे तो आप 5 ही कहेंगे, और इस 5 का भी वास्तविक मान कहेंगे तो भी 5 होगा। यानी इसका मान चाहे जहां हो बदलेगा नहीं। लेकिन स्थानीय मान क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, यानी परिभाषा सुनिएगा, कि किसी भी संख्या में प्रयुक्त अंकों का वह मान जो अपने स्थान विशेष के कारण परिवर्तित हो जाता है या बदल जाता है, वह उसका स्थानीय मान कहलाता है। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे हम एक एग्जाम्पल देते हैं, 3 5 9 2 और यहाँ 3, यहाँ 1 हमने लिख लिया। अब देखिए, यहाँ भी मैंने 2 बार 3 लिखा हुआ है। अब बताइए, अगर इस 3 का मैं मान कहूँगा, इस 3 का अगर मैं मान कहूँगा कि आप बताइए स्थानीय मान क्या होगा, तो 3 और जितने अंक हों उसके आगे उतने 0 लगा दीजिए, यानी कितना हो गया, 30। जबकि इस 3 का अगर स्थानीय मान पूछा जाए
तो 3 लगाने के बाद उसके आगे जितने अंक हैं उतने 0 लगा दीजिए। 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5। अब बताइए यहाँ पे ये क्या मान हो गया, यहाँ अलग है, इस 3 का मान अलग है और इस 3 का मान अलग है। इसका मान कितना है 3 लाख, और जबकि इसका मान केवल और केवल 30 है। तो ध्यान से देखिए, आप समझ गए होंगे कि वास्तविक मान और स्थानीय मान में क्या अंतर है। एक बात बताना चाहूंगा, अगर मान लीजिए कोई संख्या दिया हुआ है, एक क्वेश्चन देता हूं जैसे 340592, अगर इस, ध्यान से देखिए, इस 0 का अगर हम आपसे वास्तविक मान पूछें कि वास्तविक मान कितना होगा, तो आप 0 ही कहेंगे। और इसी 0 का अगर मैं स्थानीय मान पूछूं, स्थानीय मान, तो भी 0 ही होगा। क्यों? क्योंकि 0 के आगे हम चाहे जितना 0 बढ़ाएंगे वो 0 ही होगा। इसलिए कभी भी किसी संख्या में यदि 0 का अवास्तविक मान पूछे या स्थानीय मान पूछे, वह सदैव 0 ही होता है, 0 के चेंज नहीं होता। चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं, अब आप लोग बताइएगा कि 4 5 2 1 2 5। अब इसमें इस 2 का, ध्यान से देखिए, इस वाले 2 का अगर हम पूछें कि बताइए वास्तविक मान क्या होगा, वास्तविक मान, तो क्या होगा 2। और जबकि इसी 2 का अगर हम स्थानीय मान पूछें, स्थानीय मान क्या होगा, तो देखिए क्या होगा 2, और जितने अंक हों उसके आगे उतने 0 बढ़ा दीजिए, तो 1 2 3 यानी 2000 हो गए, 2000। यानी इस 2 का वास्तविक मान क्या होगा 2 ही होगा, जबकि स्थानीय मान क्या हो जाएगा 2000। तो जहां तक है, ध्यान से देखिएगा, मुझे विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए, छोटा सा टॉपिक था अंकों के मान, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके सिलेबस में दिया हुआ है, प्रश्न भी इससे पूछा जाता है। तो चलिए अब इसके आगे हम चलते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे, और अब आपको बताएंगे कि इस चैप्टर के अंतर्गत आपको कितना कितना क्या पढ़ना है। और हम शुरू करते हैं इकाई का अंक। आगे चलिए, अब देखते हैं हम अंकीय क्षमता। ध्यान से सभी लोग देखिएगा, अंकीय क्षमता आपके सिलेबस में यह चैप्टर दिया हुआ है, अंकीय क्षमता। अंकीय क्षमता के अंतर्गत, इस चैप्टर के अंतर्गत हम कितना पढ़ेंगे, ध्यान से देखिए। पहला तो हमारा होगा, ध्यान से देखिए, इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। दूसरा जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, मोटा मोटा लिख रहे हैं, इसके बाद इसके अंदर भी बहुत हैं, ध्यान से देखिएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो अंकों के योग पर कुछ प्रश्न आते हैं, अंकों के योग पर आधारित प्रश्न, अंकों के योग पर आधारित प्रश्न। तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे विभाज्यता पर, विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। और चौथा मैं बात करूंगा कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण अन्य प्रश्न। ये 4 टॉपिक में आपको इसके अंतर्गत पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ध्यान से ये देखिएगा, इकाई का अंक ज्ञात करना शुरू करते हैं। और यहाँ सब में, जैसे इसमें भी कई टाइप के क्वेश्चन हैं, इसमें भी कई टाइप से क्वेश्चन, इसमें भी कई टाइप। ये मत सोचिएगा एक दिन में सब समाप्त हो जाएगा, एक दिन में अंकों का के योग पर आधारित प्रश्न समाप्त हो जाएगा, एक दिन में ये समाप्त हो, ऐसा नहीं है, बहुत लंबे लंबे टॉपिक हैं। ध्यान से देखिएगा। अब हम चलते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। चलिए, इकाई का अंक ज्ञात करना, इसमें भी देखिएगा इकाई के अंक ज्ञात करने में 2 टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन सा इकाई के अंक में है? 2 टाइप का क्वेश्चन है। पहला आपका है गुणनखंड पर आधारित प्रश्न, गुणनखंड पर आधारित।
प्रश्न। और दूसरा कैसे आता है, घात पर आधारित प्रश्न, घात पर आधारित। अब देखिए घात पर आधारित प्रश्न जो है, यहाँ भी हम 3 टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ाएंगे, ये बी और सी, 3 टाइप के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो गुणनखंड पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, यानी इकाई का अंक किसमें ज्ञात करना, गुणनखंड में इकाई का अंक ज्ञात करना। तो चलिए हम करते हैं गुणनखंड पर आधारित प्रश्न, और यहाँ से आपका न्यूमेरिकल प्रश्न क्वेश्चन शुरू होता है। ध्यान से देखिएगा, चलिए चलते हैं। गुणनखंड में इकाई का अंक ज्ञात करना। देखिए मित्रों, एक तो सीधे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे क्वेश्चन पूछ ले, बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, आप लोग वैसे भी कर लेंगे, लेकिन समझाना जरूरी है। और घात वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए जैसे मैंने लिखा 3, 4, 5, 7 इंटू 2, 5, 3 इंटू 2, 5, 9 इंटू 4, 8, 4 में इकाई का अंक बताइए। मान लीजिए पूछ लिया इकाई का अंक। अब आप बताइए, बहुत ही सरल है, आप बताइए इसमें सबको क्या गुणा करेंगे हम? इतना टाइम तो होता नहीं, उसका मतलब भी ये नहीं होता कि आप गुणा करिए सबका। वो समझना चाहता है कि आप इसको, इसका मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे अगर इकाई का अंक पूछ रहा है तो सबका गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल जो इकाई अंक हैं उन्हीं का गुणा आप कर दीजिए, आपको इकाई का अंक मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, 7 में मैं गुणा करूंगा किसका, 3 का। तो 7 और 3 का गुणा किया तो कितना हो गया, 21। अब ध्यान से देखिएगा मित्रों, इस 21 का पूरा गुणा 9 में नहीं करना है, केवल अब इकाई अंक फिर छोड़ देंगे, बाकी को केवल इकाई अंक लेंगे और 9 में गुणा करेंगे। 1 का 9 में करेंगे तो कितना आया, 9। और अब इस 9 का गुणा करेंगे 4 में तो कितना हो गया, 36। यानी अब इस 36 में 36 में इकाई अंक क्या है, 6, यानी यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए एक क्वेश्चन और इससे देखते हैं कैसे पूछता है। जैसे मान लीजिए मैंने दे दिया 4, 2, 4 इंटू 2, 4, 5 3, 6, 7 इंटू 2, 8, 9 इंटू 8, 7, 8 इंटू 2, 5, 9 में इकाई अंक पूछ लिया कि इकाई अंक बताइए। में इकाई अंक, यूनिट डिजिट, ध्यान से देखिएगा, इसे यूनिट डिजिट कहते हैं, इकाई अंक यूनिट डिजिट। ध्यान से देखिएगा, यूनिट डिजिट। अब आप देखिए यहाँ 4 है और यहाँ 5 है, यानी ध्यान से देखिएगा, कितनी भी लंबी श्रृंखला हो, अगर मान लीजिए 5 और 2 का जोड़ा मिल जाए आपको, 2 का जोड़ा का कहने का मतलब तात्पर्य यहाँ केवल 2 नहीं है, 2 का गुणनखंड यानी 2 से मल्टीप्लाई होने वाला या 2 से विभाजित होने वाला कोई भी संख्या हो। जैसे एक तो 5 है और यहाँ 4 है, 4 क्या होगा, अगर हम इसको डिवाइड करें 2 इंटू 2 होगा, यानी 4 2 से कैंसिल होगा। तो जब हम 4 का गुणा और 5 का करेंगे तो 0 आ गया कि नहीं, 20 में इकाई अंक कितना है, 0। तो जब 0 आ गया तो इसके बाद 0 में चाहे जितनी संख्या का गुणा हो वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। इसलिए कभी भी ध्यान से सुनिएगा, 5 यानी किसी संख्या में गुणनखंड में इकाई का अंक 5 हो और किसी संख्या का इकाई अंक 2 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या हो तो उसका गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड में इकाई अंक 0 ही होगा। चलिए आगे चलते हैं और 1-2 क्वेश्चन इसमें और देखते हैं। ध्यान से देखिएगा सभी लोग,
जैसे अगर अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, अब इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए तो बहुत सरल क्वेश्चन थे, कभी बहुत ही कम पूछता है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं कि समस्त, ध्यान से देखिएगा, समस्त विषम संख्याओं के गुणनखंड में इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए। ध्यान से देखिए, अब कह दिया समस्त विषम संख्या। चलिए करके पहले आपको दिखाते हैं। बताइए समस्त विषम संख्या, तो विषम संख्या क्या होगी? 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11 होगा, डॉट 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 बहुत सारे होंगे। तो अब बताइए, यहाँ एक 5 मिला और बाकी सारी संख्याएं विषम है, यानी यदि हम 3 का मल्टीप्लाई 5 में करें तो कितना हुआ? 15। फिर 5 का 7 में किया तो कितना हो गया? 35। ध्यान से देखिए, अब फिर 5 का 9 में किया तो कितना हो गया? 45। फिर 5 आ गया। 5 का 11 में किया तो कितना हो गया? 55 में फिर 5 आ गया। कहने का मतलब आप करते जाइए गुणा, लेकिन इकाई अंक 5 होगा। तो हम कह सकते हैं कि समस्त विषम संख्याओं के गुणनखंड में इकाई का अंक सदैव कितना होता है? 5 होता है। तो नोट करके लिख लीजिए, समस्त विषम संख्याओं के गुणनखंड में इकाई का अंक कितना होता है? 5 होता है, 5 होता है। चलिए अब इसी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा सभी लोग। इसी में मैं विषम संख्या अभी बताया हूं, मैं इसको हटा करके सम कर देता हूं, सम। चलिए ध्यान से देखिएगा, सम यानी समस्त सम संख्याओं के गुणनखंड में इकाई का अंक बताइए। अब अगर सम होगा तो सम संख्याएं कौन होती हैं? जो 2 से विभाजित हों, वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, यानी 2 × 4 × 6 8 10 12 14, यानी बढ़ते चले जाइए। अब बताइए, अब आपको एक 0 मिल गया, और मैंने कहा था अगर 0 में किसी भी संख्या का गुणा करें, चाहे बाद में चाहे पहले गुणा हो, तो वह क्या हो जाएगा? वो सबको 0 बना देगा। तो अब देखिएगा, यानी हम कह सकते हैं, नोट करके फिर लिखिएगा, समस्त सम संख्याओं के गुणनखंड में इकाई का अंक क्या होता है? 0 होता है। 2 क्वेश्चन हो गए। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ बदल करके। ध्यान से देखिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, लेकिन ध्यान से देखिए, कई बार क्वेश्चन अलग अलग जगह भी आ भी चुके हैं। आपको कहेगा समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में, ध्यान से देखिए, अभाज्य शब्द लिख देगा, समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में इकाई का अंक बताइए। अच्छा, अभाज्य संख्याएं चलिए लिखते हैं। अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। अभाज्य संख्या क्या होगी? ध्यान से देखिएगा 3 5 7, और इसके बाद क्या होगा? 11 डॉट डॉट डॉट। ये अभाज्य संख्याएं हुई। मुझे बताइए, मैंने कहा था एक बात कि यदि 5 के साथ 2 से विभाजित होने वाली कोई भी संख्या आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? इकाई का अंक 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो इसके बाद फिर चाहे जितने गुणा हो जाएं तो क्या हो जाएगा? 0 ही होगा। ध्यान से फिर सुनिए, 5 में 2 का गुणा हो गया, तो 5 का गुणा 2 में हुआ तो 10 हुआ ना। तो 10 में इकाई का अंक क्या है? 0। और 0 में हम चाहे जिस संख्या का गुणा करें क्या हो जाएगा? 0। यानी आप नोट करके लिख लीजिए कि समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में, ध्यान से सुनिएगा, समस्त अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में इकाई का अंक क्या होता है? 0 होता है। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। यहीं अभाज्य संख्या न कह करके, ध्यान से देखिएगा, अगर हम यह लिख दें कि समस्त विषम अभाज्य, ध्यान से देखिएगा, समस्त विषम अभाज्य, समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड में
इकाई का अंक बताइए। ध्यान से देखिए, अब अगर इकाई अंक पूछ लिया आपको, यहाँ पे ध्यान से देखिए, गुणनखंड हमने लिख दिया, गुणनफल करिएगा, सब में कर लीजिएगा। गुणनफल में इकाई का अंक बताइए। अब अगर आप गुणनफल में समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्या करना है, अब अभाज्य तो है लेकिन विषम होना चाहिए। आपको पता है एकमात्र समअभाज्य संख्या है, बोलिए कौन है? 2 है। ध्यान से देखिएगा, तो आप क्या लिखेंगे? 2 को नहीं लिखेंगे, विषम होना चाहिए 3, और अभाज्य भी होना चाहिए। तो 3 × 5 × 7 × 11 ... और भी संख्याएं आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं होगा, क्योंकि ये शब्द अब हो गया विषम अभाज्य, यानी अभाज्य तो हो लेकिन विषम हो, तो सम वाला हम 2 नहीं लिखेंगे। अब देखिए, जब हम 3 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो गया? 15। अब इस 5 का 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35। फिर 5 का 11 में करेंगे तो 55, यानी इकाई का अंक कितना आ गया? 5। आगे भी करते जाइए, 5 ही आएगा, क्योंकि कोई सम संख्या नहीं है, इसलिए 0 नहीं हो सकता। यानी हम कह सकते हैं, नोट करके लिखिएगा, समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, समस्त विषम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक सदैव कितना होता है? 5 होता है। मित्रों, ये गुणनखंड नहीं बल्कि गुणनफल होगा, बदल लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, हाँ आगे हम देखते हैं। अब आपका शुरू हो जाएगा घात का इकाई अंक ज्ञात करना। ध्यान से देखिए, घात पर आधारित प्रश्न, घात पर आधारित प्रश्न। मित्रों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से विशेष प्रकृति के क्वेश्चन आते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, और यहाँ से मैं आपको 3 टाइप का क्वेश्चन बताऊंगा। यानी ये जो पहला टाइप, ध्यान से देखिएगा, पहला होगा ए, यानी जब किसी संख्या पर एक घात दिया गया हो, यानी जब किसी संख्या पर एक घात हो। दूसरा ध्यान से देखिएगा, जब घात पर घात हो, घात पर घात हो। जैसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए यहाँ दे दिया 37 पावर 32 पावर 35, ऐसे दे दिया, यानी घात पर घात दिया हुआ हो, तब कैसे हल होगा? तीसरे टाइप का क्वेश्चन होगा, जब घात फैक्टोरियल के रूप में हो। जहाँ ध्यान से देखिएगा, घात किस रूप में हो? फैक्टोरियल के रूप में हो, ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको जानना है। जब किसी संख्या पर एक घात हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, घात पर घात दिया हो। और तीसरा टाइप है जब घात फैक्टोरियल के रूप में हो। तो आज तीनों तो नहीं हो सकता, बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, लेकिन मैं एक पहला वाला, जब किसी संख्या पर एक घात हो, इसको समझाने का प्रयास करता हूँ। मित्रों, इसको विशेष रूप से समझिएगा, क्योंकि अगर इसको समझ जाएंगे तो इन दोनों को समझना बहुत ही आसान होगा। तो चलिए चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, पहला टाइप ए, ध्यान से देखिएगा, हम इसमें चलते हैं टाइप वो ए, और क्वेश्चन देते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मैंने मान लीजिए दिया 37 पावर 35 में इकाई अंक बताइए। ध्यान से देखिए, इकाई अंक बताइए। यही मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया कि 37 पावर 35 में इकाई अंक बताइए। अब देखिए मित्रों, इसका मतलब तो ये होता है कि 37 × 37 × 37 × 37 ये 35 बार करना है आपको 37। अब यह 37 37 37 37 क्या हम 35 बार
करके और सबका गुणा करके क्या जान सकते हैं? नहीं। तो इसका एक नियम है, ध्यान से देखिएगा, यानी 7 का ध्यान से देखिए, 7 जो इकाई अंक है उसी का गुणा हमें करना होता, उसी का गुणा न करना सब में करना होता है। केवल इकाई का अंक गुणा करें हमें इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। लेकिन 35 बार करना है, भूल जाएंगे, आपको इतनी बार करना होगा, और भी लंबा संख्या दिया जा सकता है। तो चलिए इसका कुछ नियम जान लेते हैं। ध्यान से देखिए, पहले मैं इसमें आपको समझाता हूँ, अभी हम और आगे बढ़ें, इसमें समझ लीजिए थोड़ा सा। 1 2 3 4 हमने अभी 4 ही लिखा है, फिर 37 लिखता हूँ, फिर 37, फिर 37 डॉट 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 आगे चलता जाएगा। आप देखिए, अगर मैं इस 7 का गुणा इस 7 में करूं तो कितना हो गया? 49, 9 हो गया। और फिर अगर ध्यान से देखिए, इस 9 का गुणा 7 में किया तो कितना हो गया? 9 7 63 हो गया। यहाँ 3 आ गया इकाई अंक। 3 का गुणा 7 में किया तो इकाई अंक यहाँ पे कितना आ गया? 3 7 21 यानी 1 आ गया। और अब इस 1 का गुणा ज्यों ही 7 में करूंगा तो फिर 7 आ जाएगा। मतलब आपने समझ लिया मित्रों कि जब हम इकाई का गुणा जब किसी संख्या में, और एक ही संख्या दिया हुआ हो, यानी इकाई का अंक एक ही संख्या हो, जैसे देखिए 7 7 7 7, यानी जब एक ही संख्या है, गुणा कर रहे हैं तो 4 बार नहीं, 4 बार करने के बाद 5वीं बार वही संख्या प्राप्त हो जाती है। फिर से सुनिए, किसी संख्या में जब उसी संख्या से गुणा किया जाता है तो 4 बार गुणा करने के बाद 5वीं बार ठीक वही, यानी इकाई के स्थान पर वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए मैं यहाँ पे, अब बताइए ऐसा भी नहीं करेंगे, कैसे करें? तो हम 4 बार निकाल लेते हैं, 4 बार निकाल लें, फिर 4 बार निकाल लें, फिर 4 बार निकाल लें, तो जो संख्या बच जाए उसी का गुणा कर दें, हमें इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। ये तो समझाने की बात थी, लेकिन हम यहाँ हल कैसे करेंगे तो चलिए देखते हैं। हम ये आपको बता रहे हैं कि क्यों। ध्यान से देखिए, ये इस 35 को हम क्या करें और 37 को क्या, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 37 और ये 35 में हम 4 का भाग दे दें। ध्यान से देखिए, भाग दे दें 4 का। क्यों 4 का भाग देना है? क्योंकि हमको 4 4 अलग करना। अभी आपको बताया कि 4 बार हटा दीजिए तो 5वीं बार क्या हो जाता है? वही संख्या हो जाती है। तो 4 से भाग देकर मैं शेष देखता हूं कि शेष कितना होगा। चलिए बताइए, अगर मैंने 37 पावर किया, अच्छा 37 पूरा लिखिए चाहे केवल 7 लिखिए, क्योंकि केवल इकाई के अंक से ही मुझे मतलब है, तो मैं केवल इकाई का अंक लिखूं। और इसके बाद जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए, 35 में 4 का भाग दे दिया तो कितना हो गया? 4 थे 32 हो गया। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 32 हो गया। शेष कितना आया? 3 आया। तो शेष इसमें मैंने शेष लिख दिया, यानी 7 पावर 3 लिख दिया। 35/4 में शेष लिखना है तो 3 लिख दिया। अब ये आ गया हमारा, इसी में इकाई का अंक देख लेते हैं। आप बताइए, 7 × 7 × 7, 3 बार बस गुणा करना है तो आसान हो गया ना। अब 7 का गुणा किया तो कितना हुआ? 21, और इस 1 का 7 में किया तो कितना हो गया? 7, यानी इकाई का अंक कितना हो गया? 7। हो सकता है एक क्वेश्चन में आपको समझ में ना आया हो, लेकिन देखिए अभी एक क्वेश्चन और बता रहा हूं तो वहां आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा मित्रों, जैसे एक क्वेश्चन मैं और आपको बता रहा हूं, यह क्वेश्चन अगर आ जाए कि, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे 39 या एक 9 और कर देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे हम कर दें 343 और मैं कह दूं मैं इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए। अब देखिए, अब यहाँ पे 9 है तो सबसे पहले मैं इकाई अंक को केवल लिख लूंगा 9, बाकी से मुझे मतलब नहीं। और यहाँ 343 है तो मैंने आपसे कहा था कि 343 में 4 से भाग देना है। ये लंबा हो जाएगा, है ना, ये जो है काफी लंबा हो जाएगा 343 में। तो आप एक और शॉर्टकट निकाल सकते हैं,
पूरे के पूरे संख्या में भाग मत दीजिए, केवल लास्ट के 2 अंकों में अगर दे दीजिए। आप भाग दे के देखिएगा, 343 में हम 4 का भाग देंगे, जितना शेष आएगा वही लास्ट के 2 संख्या यानी 43 में जब भाग देंगे तो शेष जितना आएगा बराबर होगा। तो हम यहाँ केवल लास्ट का 2 संख्या लिखते हैं 43/4 और यहाँ लिख देते हैं का शेष। अब देखिए यहाँ हल करेंगे 9 और पावर जब 43 में मैंने 4 का भाग दिया तो शेष कितना आएगा, 3 आएगा। 14 में 40, 3 आया शेष, तो 9 पावर 3 हो गया। अब इसमें बस इकाई का अंक देखना है, तो 9 × 9 × 9 और 9 का गुणा 9 में किया तो कितना हो गया 81 और 1 का गुणा 9 में फिर किया तो कितना हो गया 9, यानी हमारा आंसर कितना है 9। यही इकाई का अंक है 9। लेकिन इसके बाद कुछ और नियम आपको देखना होगा, जानना होगा, समझना होगा। इसमें ध्यान से देखिए, जब हमने कहा, ये आपको समझ में आ गया होगा, इसको देख लीजिएगा, इसके बाद हम बताएं आपको। जब हमने यहाँ पे कहा, ध्यान से देखिए कि घात में 4 से भाग देना है। आप बताइए, जब किसी भी संख्या में, किसी भी, ध्यान से देखिएगा इस बात को, किसी भी संख्या में जब हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग, जब हम 4 से भाग देंगे तो शेष कितना प्राप्त हो सकता है? शेष या तो ध्यान से देखिएगा 1 प्राप्त होगा, या 2 प्राप्त होगा, या 3 प्राप्त होगा, या 0 प्राप्त होगा, कुछ नहीं होगा। यानी ध्यान से देखिए, अगर कोई संख्या है तो इतनी ही है, इससे ज्यादा नहीं। 4 से भाग देंगे तो 4 से ज्यादा कभी शेष नहीं आता। अगर किसी संख्या में जिस संख्या से भाग दिया जाता है उससे अधिक कभी शेष नहीं बचता, यानी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ये शेष होगा। 0 यानी कुछ भी शेष प्राप्त नहीं होता, तो 0 होता है। और जब शेषफल, ध्यान से देखिए, 1, 2, 3 अगर प्राप्त हो शेषफल में, तो ये तो शेष है, आप शेष लिखेंगे, क्योंकि 1 प्राप्त हुआ, 2 प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ, आप शेष लिख देंगे। लेकिन जब ये 0 प्राप्त हो जाए, ध्यान से देखिए, जब 0 प्राप्त होगा तो शेष के रूप में, यहाँ शेष के रूप में आप क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, यानी 4 करके आप संख्या को हल करेंगे। दूसरी बात, इसको नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और तीसरी बात, यहाँ पे पहला नोट हो गया। एक और बात है, अगर मान लीजिए किसी संख्या का इकाई अंक, यदि किसी संख्या का इकाई अंक, ध्यान से देखिएगा मित्रों, इकाई अंक क्या हो, 0 हो, 1 हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, ये 4 संख्या हो। किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, और उस पर कुछ घात दिया गया है, तो वह, उसमें आपको हल ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। आप बताइए, जैसे मान लीजिए मैंने कहा 345 और इसको 480 कर दूं, तो ये 5 का गुणा 5 × 5 × 5 × 480 बार हो, चाहे जितनी बार हो, तो 5 ही अंक तो इकाई आएगा। इसी प्रकार अगर मान लीजिए 236 है और इसमें कोई भी संख्या लिख दिया जाए, कुछ भी, चाहे जितना लंबा, तो 6 × 6 × 6 × 6 करते जाइए, गुणा करते जाइए, इकाई का अंक 6 ही प्राप्त होगा। उसी प्रकार 1 का गुणा 1 में करेंगे तो भी इकाई अंक हमेशा 1 प्राप्त होगा। 0 का 0 में करेंगे तो इकाई अंक। तो यहाँ पे यह ध्यान रखिएगा, कभी भी यदि आपका इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो इकाई अंक क्रमशः वही संख्या प्राप्त होती है। तो चलिए हम प्रश्न देते हैं, फिर 1-2 प्रश्न हल यहाँ पे करिए आप लोग। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसी पर क्वेश्चन देंगे, ध्यान से देखिए। जैसे हम आपको क्वेश्चन दें 348 और हम यहाँ पे आपको कर दिए यहाँ पे 40, या चलिए 400 पूरा कर दिया, में इकाई अंक बताइए, इकाई अंक बताइए। ध्यान से देखिए, उस 0 की बात मैंने यहाँ कहा था, यदि इकाई अंक हो तो वही होगा, यहाँ नहीं। यहाँ तो 400 है
और यहाँ इकाई अंक। अब आप देखिए यहाँ पे कितना है 8, और इस 400 में मैं 400 में 4 का भाग दूंगा तो शेष लिखना है। तो शेष कितना आ जाएगा बताइए 8। अब पावर कितना आ गया, शेष तो 0 हो जाएगा ना, क्यों 400 में 4 का भाग देंगे पूरा कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसे मत करिएगा कि 8 पावर 0 तो 1 होता है, ये बात अलग है। मैं यहाँ शेष लिख रहा हूँ, ये क्या है, ये 0 शेष है। तो आपको सीधे सीधे क्या करना है, इसकी जगह यानी 8 पावर आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 4 में। और अब इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 8। 8 का 8 में करेंगे कितना आ जाएगा 64। फिर 4 का 8 में करेंगे तो कितना आ गया 32। 2 का 8 में करेंगे कितना हो गया 16 यानी 6। तो इकाई का अंक कितना हो गया 6। यहाँ हमारा आंसर कितना आ गया 6। आप समझ गए होंगे। ध्यान रखिएगा कभी भी जब इस संख्या में यानी घात में 4 का भाग दें और शेष 0 आ जाए तब हमें यहाँ 0 नहीं लिखना है, तब हमें 4 लिख करके, यही एक याद रखिएगा, तब क्या लिखना है 0 की जगह 0 न लिख करके घात पर 4 लिख करके हमें आंसर प्राप्त करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। और यदि 4 से 0 का अलावा 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, तब हम यहाँ घात पे 1, 2 या 3 ही लिखेंगे, जो आएगा वही लिखेंगे। तो ये भी बात आपको समझ में आ गया होगा। हाँ, एक क्वेश्चन और करके हम समाप्त करेंगे आज की क्लास। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पे समझिएगा 3, 8, 9 ऐसा है। इसके बाद 2, 4, 5, फिर यहाँ पे मान लीजिए मैंने दे दिया 3, 2, 1, और ऊपर मैंने ध्यान से देखिए इस पे पावर दे दिया 390, इस पे पावर दे दिया 225, इसको पावर दे दिया 3 9। अब बताइए इसमें क्या होगा। तो देखिए इसको में इकाई का अंक ही पूछ रहा है, यूनिट डिजिट पूछ रहा है, यूनिट डिजिट। अब यहाँ पे देखिएगा इस 9 को हम लिखेंगे, देखिए हल कर लिए ध्यान से। इस 9 को हमने लिखा और 390 है, तो हमने बताया आप सरल करने के लिए इसको केवल लास्ट की 2 संख्या लीजिए 90, और इसमें 4 का भाग देके इसका शेष लिख दीजिए, का शेष। और इसके बाद इनटू आपने किया। अब यहाँ 5 है, मैंने कहा कभी भी इकाई अंक 5 हो, 0 हो, 1 हो और 6 हो तो इकाई अंक सदैव वही होगा। तो 5 का चाहे जितनी बार ही हल ही मत करिए, वही हो जाएगा, और करेंगे भी तो वही आएगा, सीधे सीधे 5 आ गया। और फिर इंटू करेंगे, मैंने 1 के लिए भी बोला था तो 1 हो गया। यानी इन 5 और 1 को तो हल ही नहीं करना है, चाहे जितना दिया, घात चाहे जितना हो वही होगा। हल करके देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ मैंने 9 किया और जब 90 में 4 का भाग दिया तो शेषफल कितना आएगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, यानी कितना आ गया 2 शेषफल आएगा। ध्यान से देखिएगा कितना आएगा 2 शेष आएगा। यहाँ पे आप हल करेंगे तो शेषफल 2 आ गया, और इंटू 5 और इंटू 1। अब देखिए यहाँ 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 9 9 81। तो 81 में इकाई अंक क्या है 1, और यहाँ 5 और यहाँ 1, तो इकाई अंक कितना हो गया 5 हो गया। हम आंसर क्या कह सकते हैं कि 5 होगा। चलिए यहाँ पे हो गया क्वेश्चन। अब हम कुछ क्वेश्चन को देते हैं और आप करके बताइएगा इसका आंसर कमेंट में कि क्या होगा। सभी लोग अगर समझ गए होंगे, जितने लोग समझे हों वो लोग बताएंगे, और जो न समझे होंगे बताइएगा, फिर एक बार मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन लिखिए और इस एक क्वेश्चन का जरूर से जरूर आप हल करके बताइएगा आंसर क्या होगा। इंटू 7 में इकाई अंक बताइए। में इकाई अंक
बताइए। अच्छा हाँ, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको कोई भी समस्या हो, आप निश्चित रूप से कमेंट करिएगा। अगर आप कहेंगे आपको अगर कुछ कम समझ में आया होगा या मैंने तेजी से पढ़ा दिया होगा, तो आपको हम कल निश्चित रूप से एक बार फिर समझाने का प्रयास करेंगे, और अगर समझ में आ गया होगा तो हम इसके आगे चलेंगे। धन्यवाद।